तो आज हम लोग फिर से एक बार पेज नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 5 हो गया हमारा। तो रेलवे समान विज्ञान स्पीडी का है ये, और ये पेज नंबर 6 है। हम लोग पेज नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन रिपीट करूँगा मैं, ठीक है। और इससे आपके क्वेश्चंस याद ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस वीडियो में। चलो ठीक है, तो एक एक करके आप जिस तरीके से MCQs तो नहीं बोल सकते, वन लाइनर बोल सकते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। और स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए और देखिए, याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सारे नज़दीक हैं और अब ऐसा चलता रहेगा, एग्ज़ाम्स आते रहेंगे अब, ठीक है। अगर आप जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी याद करेंगे, उतना जल्दी कवर होता चला जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हर्ज मात्रक है, किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का, ठीक है, ध्यान रखना, किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। हर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। आवृत्ति किस में होती है? तो ध्वनि में होती है, ठीक है। याद रखना, हर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। याद रखना, हर्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का। आवृत्ति किस में होता है? ध्वनि में होता है। आगे है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। याद रखना है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मान जो होता है वो समान होता है, ठीक है। किस में होता है? तो -40 डिग्री का, ठीक है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बराबर होता है फ़ारेनहाइट। दोनों पैमाना जो है समान है, याद रखना। तो क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुनिए और समझिए। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो आंसर होगा क्या? -40 डिग्री, ठीक है। लास्ट बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये वाले। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? -40 डिग्री, ठीक है, याद रखना। DNA के मूल मात्रक है, क्या है क्वेश्चन? DNA के मूल मात्रक है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखना, DNA के मूल मात्रक कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखना क्वेश्चन, DNA के मूल मात्रक कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है RRB भुवनेश्वर 1911-2000। ऊर्जा संरक्षण नियम का अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा का ये नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम को आपको याद रखना है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है। तो बोला गया कि ऊर्जा ना तो निर्माण किया जा सकता है इसको, और न इसे विनाश, ना तो बर्बाद किया जा सकता है। इसको किया जा सकता है, तो इसे किया जा सकता है केवल संरक्षित, ठीक है। ये आंसर है आपका कि बोला गया ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है। तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है। तो क्या जा सकता है? केवल संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना। एक बार क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ है, तो इसका जवाब आप दीजिए। आगे का क्वेश्चन है कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? जोड़ पट्टी। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। ध्यान रखना, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसको सुनिए और आंसर देने की खुद कोशिश करिए। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होगा? आंसर होगा दो पटरियों को जोड़ने के लिए। किसके लिए? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। आगे है कि डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो फिजिक्स के लिए, ठीक है, भौतिक शास्त्र के लिए। कब किया गया ये? तो 1930 में किया गया। ये भी ध्यान रखना है आपको, कब किया गया? तो
1930 में किया गया। ये आंसर है आपका। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो फिजिक्स यानी भौतिकी के लिए मिला। कब मिला? तो 1930 को मिला। ठीक है, याद रखना आपको 1930 को मिला। आगे है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। किसकी? नौवहन की। याद रखना, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो नौवहन की। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौवहन की। आगे के क्वेश्चन एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जवाब अपने से दीजिए। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो आंसर होगा नौवहन। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक की क्वेश्चन ये है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। किसने दिया? तो न्यूटन ने। याद रखना क्वेश्चन क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अगला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, याद करते जाइए। बोला कि फ्रायड का संबंध किससे है? तो फ्रायड का संबंध जो है ना वो आपके सांख्यिकी से है। किससे है? सांख्यिकी। फ्रायड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है। याद रखना, फ्रायड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है। फ्रायड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है। ठीक है, फ्रायड का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में। परमाणु रिएक्टर किसको यूज़ करता है ईंधन के रूप में? तो यूरेनियम के को। किस परमाणु रिएक्टर किसको यूज़ करेगा? तो यूरेनियम को यूज़ करेगा। किस रूप में? तो ईंधन के रूप में। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? डैश, इसका मतलब हो गया किसको। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा? तो किसको। ध्यान से समझना। ठीक है, किसको एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा? मिलेगा आपको किसको। ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो बोला गया कि परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को। याद रखना है, किसको? यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस याद रखना है यूरेनियम को। अगला क्वेश्चन पे चलते। चंद्र ग्रहण लगता है, एक बार सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया गया था पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, इसमें भी है कि चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? ठीक है, जब पृथ्वी बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। याद रखना आपको। ठीक है, अभी क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा? ये क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी जब बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। उल्टा याद रखना, चंद्र ग्रहण में चांद नहीं, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण में चांद। ठीक है, सूर्य ग्रहण में क्या होगा? चांद हो जाएगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण में ये चांद हो जाएगा। तो याद रखना है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी जब बीच में आ जाता है। किसके किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जवाब दीजिए। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जवाब देना है आपको। अरे अपने से बोलिए और याद करिए क्वेश्चन। एग्ज़ाम सारे नज़दीक है और ढोंगलगिरी करेगा आदमी। चलिए आगे। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? अरे आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों को अधिक बिखेरता है। ध्यान रखना है, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ठीक है, तब जाके क्या है? आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है? वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है, इसलिए
समझ में आई बात। और ये कारण क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है, इसलिए। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, आप जवाब दीजिए। क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक बिखेरता है। अगला क्वेश्चन है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, पहले ही बता दिया गया था इस क्वेश्चन को कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। मैं लाल रंग के बारे में भले डिस्कस किया हूँ कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो पर्पल यानी बैगनी का होता है सबसे कम। ठीक है, तो याद रखना। चलिए इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे याद रखना ये कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। दूर से भी दिखाई पड़ जाएगा आपको। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम किसका होता है। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग जवाब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप दे सकते हैं जवाब। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, तो केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण जो होता है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अभी तो लैंप का ज़माना नहीं है, लेकिन पहले लैंप लेके ही हम लोग पढ़ाई करते थे। अभी दीपक में वो सारा चीज़ होता है। ठीक है, कोई दिया वगैरह जलाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है और बत्ती जलने लग जाता है। ठीक है, उसमें जो बत्ती लगी होती है जिसे हम माचिस से जलाते हैं, तो केशिकत्व क्रिया के कारण वो ऐसा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ठीक है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है, देखो ये तो पेडालॉजी। पेडालॉजी किसका अध्ययन है, तो मिट्टी का यानी मृदा का। ठीक है, मृदा विज्ञान मृदा से संबंधित रहेगा ना, तो पेडालॉजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पेडालॉजी। ठीक है, मृदा विज्ञान को क्या बोला जाता है, पेडालॉजी बोला जाता है। और इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, तो मिट्टी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पेडालॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, तो मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, क्या, बल का। क्या, बल का प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर है बल का। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो किसका प्राप्त होता है व्यंजक, किसका व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसका व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, किसका, तो बल का होता है। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ये हमारा जवाब है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, किसका, बल। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ये बोला, अच्छा एक क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, तो -40 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से फिर से एक बार क्वेश्चन को लेके चलते हैं। दूसरे रो पे आ गए हम लोग, दूसरे कॉलम पे, सॉरी। सौर जगत में, क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना है, आपको याद करते जाना है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। कहने का मतलब है, ये देखो ये पूछा जा रहा है कि बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, क्षुद्रतम मतलब सबसे छोटा, और सर्वाधिक चमकीला मतलब सबसे चमकीला। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है क्या, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध, और सबसे चमकीला ग्रह क्या है, शुक्र। याद रखना।
तो बोला सौर जगत यानी सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। बस इतना याद रखना। एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, तो प्रोटीन होते हैं। याद रखना कि एंजाइम जो होते हैं मूलतः क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन है आप लोग से कि एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। याद रखना एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता, हार्मोन का निर्माण। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया था। मतलब कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, मतलब कि मानव जो यकृत है, मानव का जो लीवर है, वो कौन सा कार्य नहीं कर सकती है। क्वेश्चन को समझना भी है कि कौन जो है मानव यकृत का कार्य नहीं है, मतलब हार्मोन का निर्माण नहीं करती, कौन, मानव का लीवर। ठीक है, यानी मानव का यकृत। ठीक है, तो यकृत मतलब लीवर है, वृक्क मतलब किडनी होता है, याद रखना ये भी। ठीक है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोन का निर्माण। याद रखना कि हार्मोन का निर्माण किस में नहीं हो पाएगा, तो यकृत में नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन है एक बार फिर से कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है, अब सत्य बोला तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। क्या याद रखना है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। बोला कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस। कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है कितना, 327 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका, ठीक है, बस याद रखना है इसको। अभी फिलहाल इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब डिटेल वाले हम लोग पढ़ेंगे इसको ख़त्म करने के बाद, उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग अच्छे से डिस्क्रिप्शन वाले पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके। बोला कि यदि विस्थापन बल की दिशा में है, याद रखना यदि विस्थापन जो है बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। ठीक है, क्या होगा, अधिकतम एवं धनात्मक। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अधिकतम एवं धनात्मक होगा। तो याद रखना है क्वेश्चन को, यदि विस्थापन को डी से डिनोट करेंगे, अब बल को एफ से। ठीक है, यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा अधिकतम होगा और धनात्मक होगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, अधिकतम एवं धनात्मक होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन कि यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। अगला है कि सरल आवर्त में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, तो क्या होगा, 2πa/t। ठीक है, 2πa/t होगा। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये आपका आंसर है कि सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है, क्या है, 2πa/t। 2πa/t याद रखना। एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है, एक कूलाम आवेश बराबर, जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो। एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है,
तो 6.25 गुणे 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब बराबर। 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है? 6.25 गुणे 10 पर पावर 18 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है? 6.25 गुणे 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रख। एक बार क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ कि 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है? 6.25 गुणे 10 पर पावर 18। आगे कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? देखो, अब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले वाले कॉलम में जब पढ़ रहे थे तो उसमें था कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ रहा, तो उसमें मैं बताया था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ठीक है, और ब्लू कलर को, नीला कलर को ना हवा में क्या करता है? बिखेर देता है, कण, हवा के वायुमंडल के जो कण। संधारित्र, ये हो गया क्वेश्चन, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। मतलब संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रा क्या है? फैराड है। संधारित्र, याद रखना क्वेश्चन, संधारित्र, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक, संधारित्र का धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो फैराड है। ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा याद नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी याद हुआ हमें। ठीक है, तो आपको भी याद रख लेना है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। क्या है? फैराड है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराड है, याद रखना। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। ठीक है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर है। याद रखना क्वेश्चन क्या है? प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से भी ऊपर है। ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितना है? तो 0.4 एम्पियर है। कितना है? 0.4 एम्पियर। 100 वाट तो 250 वोल्ट, 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है कितना? 0.4 एम्पियर है। याद रखना 0.4 एम्पियर। कितना वाट कितना वोल्ट? 100 वाट और 250 वोल्ट। दाब की विमा क्या है? ml पावर -1 टी पर पावर -2। ठीक है, इसको हाँ ऐसे ही पढ़ सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ml पर पावर -1 है और टी पर पावर -2 है, तो ये दाब की क्या है? बीमा। ठीक है, ये आपको 11-12 में पढ़ना होता है ये वाले। ठीक है, बीमा वाले। चलिए, दाब की बीमा ml पर पावर कितना? -1 और टी पर पावर -2। ठीक है, आई थिंक इसको ml यूनिवर्स 1 बोलते हैं, टी यूनिवर्स 2 बोलते हैं। ऐसा करके हम लोग जब पावर लगा होता है तो इस तरीके से बोलते। तो दाब की बीमा आपको याद रख लेना, ml पर पावर -1 और टी पर पावर -2। ठीक है, रॉकेट की, ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ये पहले वाले वीडियो में। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट अपना कार्य, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत के आधार पर, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन कि रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट अपना कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट अपना कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के। ठीक है, क्या बोला कि 1 किलोवाट कितने घंटे के बराबर है? ठीक है, सॉरी 1 किलोवाट घंटा बराबर है कितना बराबर है? तो 1 यूनिट के बराबर है। कितना बराबर है? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर है कितना? बराबर है 1 यूनिट का। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है
कितना का? 1 यूनिट का। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक, क्या होगा? चिन्ह में धनात्मक होगा। चिन्ह में क्या होगा? धनात्मक होगा। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में कितना कैसा होगा? धनात्मक होगा। चिन्ह में कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। याद रखना कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है कि रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है। ये पहले भी आ चुके क्वेश्चन कि रडार निकाय विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार क्या करता है? निकाय विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करता है। रडार निकाय किसका प्रयोग करता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। ठीक है, रडार निकाय किसका प्रयोग करता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। चलिए अब तीसरे रो में चलते हैं। ज़्यादा नहीं है क्वेश्चंस, इसमें होंगे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। उसके बाद वीडियो हो जाएगा ख़त्म और हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा याद अच्छे से, रिवीजन। ठीक, कुछ लोग रिवीजन कर रहे होंगे, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो जिसको जैसे होता है अपना करिए, अपना एग्ज़ाम निकालिए, बस एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। ठीक है, वैकेंसीज आपके सामने है, अगर तैयारी करके भी रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा आगे के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं, दोनों क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग जो है क्या है? वो बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग जो है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? पवन का वेग मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग। तो एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पवन का वेग मापने के लिए। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा कि पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का। ठीक है, पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का। ठीक है, या तो ये जवाब बना लीजिए या तो ये जवाब बना लीजिए क्वेश्चन, या तो ये बना लीजिए या तो ये बना लीजिए। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? पवन का वेग मापने के लिए। या पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का। अगला है क्वेश्चन कि विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक है कितना? 6.7। कितना है? 6.7। याद, विद्युत रोधी, ये क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7 है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7 है। याद रखना 6.7। कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। याद रखना है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, ये वाला आंसर आपको याद रखना है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हमें हाइग्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता को, याद रखना, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग करेंगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव यानी अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है किससे? तो अवतल लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को सुधारते हैं किस लेंस से? तो अवतल लेंस से सुधारते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग सही करते हैं किस लेंस को लगाकर? तो अवतल लेंस को लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकट दृष्टि दोष को सही करेंगे। याद रखना निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा किया जाएगा।
निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से है, निकट दृष्टि दोष को सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का। ठीक है, दूर को किससे करेंगे? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, याद रखना कि दूर दृष्टि दोष को सुधार के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक है, और जिसको ये मिक्स वाला होता है, जो मोतियाबिंद वाले होता है, जिसको धुंधला दिखाई पड़ता है, उसके लिए हम लोग बायफोकल लेंस लगाते हैं, जिसमें उत्तल अवतल दोनों होते हैं। ठीक है, आपको निकट के लिए अवतल, ठीक है, और दूर के लिए उत्तल। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो ये तो अभी का प्रॉब्लम बन गया। कोलेस्ट्रॉल, लगभग लोगों को का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है अभी के ज़माने में, क्योंकि गलत खान पान है हमारा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि दिल का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है लोगों के अंदर। ठीक है, तो आप ना अगर ज़्यादा मोटे ताजे हैं तो थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल करिए और हरी सब्जियां खाइए थोड़ा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जिससे नहीं बने। ठीक, तो एक बार फिर से क्वेश्चन है कि शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल। क्या याद रखना है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यानी आप मोटा हो जाइएगा ना तो उस कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दिल का दौरा पड़ता है किसके कारण? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। ठीक है, ये याद रखना है, मीथेन। क्या याद रखना है? मीथेन याद रखना है। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन कौन सा गैस का मिश्रण होता है? तो आप लिख दीजिए कमेंट में, एलपीजी में क्या होता है? तो आप लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है, एलपीजी में तो कौन सा होता है गैस? तो वो आप लिख दीजिए कमेंट में, आप लिख सकते हैं। तो गोबर गैस प्लांट में गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। ठीक है, याद रखना, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन। ये क्वेश्चन का आंसर। अगला, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। किस रूप में? अवरक्त ऊर्जा और ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त ताप ऊर्जा के रूप में। ठीक है, हम लोग इसी रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ताप ऊर्जा के रूप में। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। ठीक है, याद रखना, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र हो। किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र हो तो संहति। क्या होता है? संहति। याद रखना है, संहति। किस पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? तो संहति। क्या? संहति। ये पता नहीं, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा, मैं कभी ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखा हूँ, लेकिन फिर भी एसपीडी में है तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसको याद रखना है कि किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है तो वो है संहति। ठीक है, अगर आपके पास ये किताब नहीं तो ये किताब लेके बैठिए। ठीक है, और एक बार पढ़िए, और एक बार पढ़ने के बाद क्या होगा? ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद होगा ये कि आपको कुछ कुछ याद हो जाएगा। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे सवाल आएगा तो आप उस सवाल का जवाब देते रहिए अपने मन से, तो याद हो जाएगा। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में। ठीक है, किस में पाया जाएगा? तो आग्नेय चट्टान में पाया जाएगा। ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय शेल में पाया जाएगा। ग्रेनाइट किस में पाया जाएगा? तो आग्नेय शेल में पाया जाएगा। ग्रेनाइट किस में पाया जाएगा? तो आग्नेय शेल में पाया जाएगा। आग्नेय शेल में पाया जाएगा। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो आग्नेय शेल में पाया जाता है। क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। जब मनुष्य सांस लेता है तो कितना औसतन शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल आंसर है इसका, कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसकी जो शोर होता है, उसकी जो आवृत्ति होता है, ठीक है, ध्वनि होती है, ध्वनि को तो डेसिबल में मापते हैं, तो कितना होता है? तो 0.5 डेसिबल होता है, ठीक है। उद्योगों में प्रयुक्त, ये 0.5 था। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है क्या? कोल तार। क्या है? कोल तार। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। क्या है? कोल तार। याद रखना, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोल तार। क्या? कोल तार। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोल तार। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोल तार। याद रखना आपको, कोल तार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? ठीक है, ये दोनों निष्क्रिय गैस माने जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑर्गन। ठीक है, ये दोनों निष्क्रिय, नाइट्रोजन और ऑर्गन ये दोनों निष्क्रिय गैस है, याद रखना है। ये दोनों निष्क्रिय गैस है, नाइट्रोजन और ऑर्गन। और इसी दोनों को जो विद्युत बल्ब होता है हमारा, ठीक है, उसमें भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन एवं ऑर्गन। ठीक है, याद रखना, नाइट्रोजन एवं ऑर्गन ये दोनों निष्क्रिय गैस है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन कौन है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन याद रखना। नाइट्रोजन और आर्गन क्या है? ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, निष्क्रिय गैस है ये दोनों, और विद्युत बल्ब में इसी का प्रयोग होता है। कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में कितने तत्व शामिल होते हैं? तो 4 तत्व। जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। अगला जो क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह है क्या? पारिस्थितिकी। क्या है वो? पारिस्थितिकी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करती है। ठीक है, जीव और वातावरण के बीच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पारिस्थितिकी। ठीक है, 10th-12th में इसके बारे में पढ़ना होता है अच्छे से। जीव और वातावरण के जो बीच संबंध होता है वो हम लोग पढ़ते हैं किसमें? पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी का एक चैप्टर ही होता था। आगे कि मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित। ये तो सिंपल सवाल है। जल, जैसे मान लो बोल रहा है ये कि एक पूरा गिलास भरा हुआ है और उसमें कुछ बर्फ भी है, ठीक है, और तैर रहा है, जैसे भी है तैर रहा है, तो उस बर्फ से जो है ना पानी बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो बर्फ अब जितना डूबेगा वो उतना अपना स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या रहेगा? वो अपरिवर्तित रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। पेज नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को सुनिए या याद करिए, जैसे आपको करना है करिए, स्पीडी लेके बैठ जाइए, करिए, लेकिन करिए। ठीक है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स को कवर भी करना है और ये भी कवर करना है, बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत भी। ठीक है, थैंक यू।